ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कल रात जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हमने प्रस्तावना समझाई थी, तो प्रस्तावना मैंने पूरी खत्म कर दी थी, लेकिन जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो खत्म करी थी। अभी हम प्रस्तावना को करेंगे डिटेल से समाप्त। डिटेल से मतलब ताकि तुम मेंस के अंदर भी लिख सको, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बन सके पीसीएस के अंदर भी, मेंस यूपीएससी के अंदर भी इस तरह के सवाल बन सके। ठीक है, हिंदी में लिखा हो, मैं इंग्लिश में डिस्कस करके चलूँगा क्या मतलब इसका, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, और उसका आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे होगी, कैसे लिखना स्टार्ट करना। क्योंकि टॉपिक के प्रति पहले समझ जाइए, अगर समझ ही नहीं होने की फिर लिखने की। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन मेंस से क्वेश्चन है, मेंस के लिहाज से लेके प्रस्तावना, क्योंकि मैं प्री का और मेंस का उसके साथ ही डिस्कस करके चल रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं। यहाँ देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ, मेंस के लिहाज से क्या है, प्रस्तावना। अच्छा एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं यार इसका। फेसिट वन, फेसिट वन, फेसिट वन का मतलब पहला पहलू क्या है, ये हो पहला क्वेश्चन भी बन सका हेडिंग। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे हम। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति बताइए। ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे कि जो भारतीय संविधान है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है, उसका नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, इसके बारे में बताना। ये क्वेश्चन हो हमारे पास, ये मेन सब क्वेश्चन एक प्रकार का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिम्बल है, उसके नेचर बताना, उसका नेचर कैसा होगा। हो सकता है 20 शब्दों में या 50 शब्दों में, 50 शब्दों में लिखने को आता है इस तरह करके। अच्छा दूसरा, जब हम दूसरी बात पॉइंट पर बात कर रहे होंगे हम उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है नहीं है, जो उद्देश्य का हो वो सब इस चीज़ को लेकर हमेशा डिबेट रही। ये चीज़ मैंने तो पहले बताई स्टार्टिंग में कि उद्देश्य का मतलब प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है, इस चीज़ को लेकर डिबेट रही हमेशा। दूसरा तीसरा सवाल हम डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान की उद्देश्य का महत्ता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है प्रिम्बल का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, उसके बाद उद्देश्य का हमें क्या बतलाती है, तो यही बात है जो हमारे पास ये प्रिम्बल है बता क्या रही है यार, किस चीज़ के बारे में बता रही है। अच्छा भारतीय संविधान की फिलोसफी क्या है, भारतीय संविधान की फिलोसफी समझनी तो प्रस्तावना समझनी पड़ेगी तुम्हें। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी समझनी तो क्या है, तो वो समझना पड़ेगा मुझे। सवाल है सारे के सारे एक प्रकार का मीन्स के। भारतीय संविधान में निहित आदर्श और आकांक्षाओं से संबंधित प्रावधान। आदर्श क्या हो, व्हाट इज द आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हमारे पास ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या है और आकांक्षा, आइडियल्स क्या है, और हमारे पास एक तो आइडियल्स हो, एक एस्पायरेशन हो। एक आइडियल्स को बोलते हैं आदर्श, और एक एस्पायरेशन हो आकांक्षाएं, आकांक्षाएं जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। आदर्श उन रास्तों पर, उन आदर्श का पालन करते हुए इन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, बात करेंगे। ठीक है, संबंधित प्रावधान क्या है, प्रोविजंस क्या है, ये बात करेंगे इस पर। फेजिट नंबर हमारे पास 7 होगा, संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य क्या है। यहाँ लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य क्या है, ये लिखा हुआ हमारे पास, लिखा हुआ नहीं इसे। सोवरेंटी का क्या मतलब हो, लोकतांत्रिक गणराज्य, रिपब्लिक स्टेट का क्या मतलब हो। सही बात है, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है उसका यार, क्या कहना चाह रहा हो, पीछे भी डिबेट कर चुके। एक तो धर्मनिरपेक्षता हो, ठीक है, एक पद निरपेक्षता हो, दोनों में क्या डिबेट अंतर हो। ठीक, इसके बारे में लिखने को जा बताओ। सेकुलरिज्म हो, दोनों सेकुलरिज्म है, एक तो पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, दोनों में अंतर, का डिफरेंस क्या है दोनों शब्दों में। भारत तथा पश्चिमी, एक तो भारत हमारे पास यूपीएससी में इसका सवाल पूछ रखा है, भारत तथा पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता कैसे भिन्न है। भारत और पश्चिमी, जितने पश्चिम के देश है और भारत के देश है हमारे, इसे डिस्कस कर भी चुका मैं पहले ही, बात तो बोल के बताया जाए मैंने, अब लिखित रूप में दूंगा तुम्हें। ठीक, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का दर्शन बताइए। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या हो, उसका वर्णन करना हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वैश्वीकरण के पश्चात समाजवाद का पहिया पूंजीवाद की तरह घूमने, वैश्वीकरण के पश्चात समाजवाद का पहिया पूंजीवाद की तरह, एक मिनट रुकिए। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है कि भारत के अंदर ना लोकतांत्रिक जो समाजवाद हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या हो, उसका वर्णन करना। वैश्वीकरण के पश्चात समाजवाद का पहिया पूंजीवाद की तरह घूमने लगा। वैश्वीकरण जब आया, वैश्वीकरण कब आया, ग्लोबलाइजेशन कब आया, 1991 में आया। 1991 के बाद ना दुनिया का पहिया पता किसकी तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया, पूंजीवाद की तरफ। उससे पहले हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब 42वां संविधान संशोधन करा था ना, 42वां, उसके 1976 में करा था है ना, 1976 में उन्होंने वहाँ एक शब्द जोड़ा था समाजवादी।
तो हमने क्या बताया था पूरी दुनिया को, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट जिसे कहते हैं, सोशलिज्म, सोशलिज्म जोड़ा था हमने, क्या बताया था पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को हमने ये चेता दिया था कि हमारा कहीं ना कहीं जो झुक वो किसकी तरफ है, समाजवाद की तरफ। लेकिन 1991 के बाद ये सारी स्थिति बदलती पाई गई, तो दुनिया का पहिया जो मैंने कहा भारत का वैश्वीकरण के पश्चात समाजवाद का पहिया पूंजीवाद की तरफ घूमने लगा। जो सोशलिज्म था ना वो कब कैपिटलिज्म में बदलने स्टार्ट होगा, यही चीज़ हम अगर कहने की कोशिश कर रहा है। इस कथन से, इस स्टेटमेंट का आपका क्या कहना है, इसके बारे में बताना, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं, बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगला क्वेश्चन इन सब प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे होंगे हम, ठीक। जब भी प्रस्तावना पढ़ोगे इस सवाल, कहीं सवाल नहीं बनने वाला। उसके बाद यूं तो मूल, यूं ध्यान देकर ध्यान से, यूं तो मूल संविधान यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जो स्टार्टिंग में बनाया गया था, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसके अंदर विभिन्न प्रावधान, अलग अलग डिफरेंट प्रोविजन के पश्चात पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद इत्यादि बातें पहले से ही कर रहा था। इसके बावजूद इन शब्दों को भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्यों जोड़ा गया? जब ध्यान से सुनना, कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, क्यों कह रहा है, जब हमने प्रस्तावना बनाई, प्रिम्बल बनाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर पंथ निरपेक्षता क्यों जोड़ा है, अखंडता क्यों जोड़ा है, समाजवाद क्यों जोड़ा उसके अंदर, सेकुलरिज्म, यूनिटरी, सोशलिज्म, ये हमने वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रस्तावना में क्यों जोड़े? जब पूरे संविधान के अंदर पहले तो इनकी बात है थी, पूरा संविधान तो अंदर संविधान पढ़ोगे तो उनके अंदर बात आती है पहले, तो हमने प्रस्तावना में क्यों जोड़े? इन शब्दों इन किसके बावजूद इन शब्दों को भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्यों जोड़ा गया, बताइए। आपसे पूछा, बताओ इसके में क्यों जोड़ा गया है। अच्छा ये भी बताएंगे तो भाई, और तो नहीं है, इतने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने में। अब एक एक करके जितने में फैसेट थे, एक एक फैसेट पर बात करते चले जाएं, ठीक है। और तमीज से पढ़ना भी, समझना भी क्या मतलब है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना छोटे छोटे शब्दों में पूछे जाए, बड़े बड़े शब्दों में पूछे जाए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का ढूंढने का, खोजने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति बताइए, लिखा हुआ है ना, भारतीय संविधान की प्रकृति बताइए। भारतीय संविधान की नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति बतानी है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रिम्बल है उसका नेचर बताना कैसा होगा, ठीक है। अच्छा जब नेचर की बात करोगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति पता कैसी, गैर संवैधानिक। कैसी, लिखा हुआ ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहले इसकी प्रकृति अपरिवर्तित नहीं थी, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते पहले तो, सही बात है। जब तक केशवाबंधन भारतीय केस आता ना, अब इसकी प्रकृति परिवर्तनीय है, तुम चाहे तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। यस, यही प्रकृति, पहले इसमें बदलाव नहीं कर सकते थे, अब इसमें बदलाव कर सकते हैं। अब इसकी प्रकृति परिवर्तनीय है, परिवर्तन कन्वर्टेबल है, इसे कन्वर्ट कर सकते, बदल सकते हैं इस चीज़ को, सही बात है। परिवर्तनीय का मतलब लीगली। उसके बाद आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार केशवानंद भारती केस 1973 के हवाले से ये प्रावधान कर दिया गया, बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यार भारतीय संविधान की जो वो प्रस्तावना ना प्रिम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यार तुम उसे बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रकृति अब प्रकृति नेचर इसका परिवर्तन नहीं होगा, बदलने वाला हो। याद रहिए बात, ये इतनी बात है इसके अंदर। अच्छा, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है या नहीं, इसे लेकर हमेशा दो मत रहे, दो विचारक दो बात हमेशा करते रहे, इसमें भी बात करते चलो। पूरी दुनिया में दो मत रहे कि जो उद्देशिका यानी प्रिम्बल वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल अलग है। दो मत रहे और दोनों ही तुम्हें पेपर के अंदर लिखने हैं, अगर आ जाओ तो ठीक है, अगर आ जाओ तो तुम्हें दोनों ही पेपर के अंदर लिखने हैं, क्या मत से देख लो, ठीक है। इसी स्तर पर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो कुछ तुम्हारे परंपरागत विचारक रहे, परंपरागत विचारक वही बात है, ट्रेडिशनल हमारे थिंकर रहे, जो पहले थे एक बात को मानकर चले आ रहे थे, इनका मानना था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं, उन्होंने सब मानना के बाद, क्योंकि सारा खेल थिंकर का, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारीवाद के अंदर 1960 में इस बात को कहा था भी, पता क्या कहा था, ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है यार, नहीं है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, सही बात है। तो ये कुछ परंपरागत विचारक का यही मानना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ ना राजनीतिक विचारक आए, ये चिंतक आए, राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पर सोचने वाले विद्यार्थी या छात्र को, या रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स जिसे बोलते हैं। अच्छा, उनका मानना था प्रस्तावना सच में संविधान का हिस्सा है। आज भी ये मान लिया गया, इनकी बात को नकार दिया गया, नहीं प्रस्तावना संविधान का हिस्सा। सर्वोच्च न्यायालय ने पता क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 1973 के केस के अंदर, केशवानंद भारती केस में,
केरल राज्य केशवानंद भारती केस के अंदर यूं कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान के जिस तरह किसी भी हिस्से में तुम बदलाव कर सको, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से के अंदर अगर तुम बदलाव कर सको, तो प्रिम्बल के अंदर भी, यानी हमारी प्रस्तावना के अंदर भी तुम इसी तरह बदलाव कर सको। ये मान लिया गया, आज तक भी लिखा हुआ। ठीक, देखो यहाँ ये लिखा मैंने, समझ में आई बात क्या? अच्छा सट हो जाता यार। आगे चलते, जिस प्रकार संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है, इसी तरह पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक बार भी संशोधन हो चुका है। हो नहीं चुका संशोधन? कितने शब्द जोड़े गए इसमें? 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिज्म, उसके बाद हमारे पास सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, यूनिटरी भी कह सकते, यूनिटरी, इंटीग्रिटी अच्छा वर्ड, क्या नाम है उसका? अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? तो बताओ, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं है? इसे मानने वाले कितने विचारक? 2। एक तो परंपरागत विचारक, एक राजनीतिक विचारक। परंपरागत विचारक को ट्रेडिशनल थिंकर, राजनीतिक विचारक को पॉलिटिकल थिंकर। सुप्रीम कोर्ट का जो परंपरागत विचारक था उनका मानना था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं, समझ बात है। और जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर है ना, इनका मानना था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 वाले केस में भी कहा, केशवानंद भारती केस में भी कहा, और बाद में जाकर इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना यानी प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसमें इस तरह बदलाव कर सको तुम जिस तरह संविधान के किसी विषय में बदलाव कर सको। और जब बदलाव कर दोगे तो उनको बाद में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। बार बार मैं इसी चीज को पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रट जाओ। अगला फेजेट है, फेजेट नंबर 3, भारतीय संविधान की उद्देशिका का महत्व बताना। ये कुछ पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, 6 के 5-6 पॉइंट याद होने चाहिए तुम्हारे। देख लो क्या पॉइंट है हमारे पास है। चले आ जाओ। भारतीय संविधान की उद्देशिका का महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल का। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल याद आएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है उसका, एक जाओ जानते हैं। एक एक लाइन को पढ़कर तुम समझाते हैं। पहली बात, अगर तुम संविधान को पढ़ने से पहले अगर तुम उसकी केवल प्रस्तावना ही पढ़ लो तो तुम्हें संविधान का एसेंस पता लग जाएगा, सार पता लग जाएगा। सही बात, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना हम भारतीय संविधान का दर्शन या उसका सार समझाने का पूरा प्रयास करती है। पूरा संविधान ना पढ़ो, प्रस्तावना पढ़ लो। सही बात है, तभी तुम्हें समझ आएगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस वे में बढ़ रहा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस वे में काम करने के लिए अग्रसर है। याद रहेगी बात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन का सार है नहीं? भारतीय संविधान का अगर दर्शन है ना, उसका अगर कोई सार है, एसेंस है, तो वो क्या है हमारे पास? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की महान एवं आदर्श सोच, उनकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नजर आता है। अगर मैंने कहा ना, ये शब्द लिखे किसने? जो हमारे संविधान निर्माता थे। मैंने कहा ना, उनकी आदर्श सोच और उनकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नजर आ रहा, उनकी इमेज नजर आ रही, उनके आदर्श क्या, उनके आइडियल्स क्या थे, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी, क्या आकांक्षाएं रखते थे, क्या उनके किन आदर्शों पर चलते थे, कौन कौन से आइडियल्स को फॉलो करते थे। कौन? हमारे जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उनकी महानता नजर आ गई और तुम उनके आइडियल्स नजर आएंगे, उनके एस्पिरेशन नजर आएंगे, तब जाकर जो हमारे वो प्रस्तावना हम इस चीज को बता लाती है। देखो प्रस्तावना कहते हैं कितना महत्व। 2 बातें बताई मैंने तुम्हें। पहली बात याद करनी है, प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो भारतीय संविधान के दर्शन को समझाने का प्रयास करती है, पहला काम। दूसरा मैंने तुम्हें बताया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही संविधान के यानी निर्माताओं, संविधान के निर्माताओं की महान एवं आदर्श सोच एवं उनके आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नजर आता है। क्या क्या चीज आ रही है नजर? तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या नजर आ रही है? महान एवं आदर्श सोच, ग्रेट एंड आइडियल्स, ग्रेट एंड आइडियल्स, और उनकी आकांक्षाएं, हिज एस्पिरेशन, उनका क्या नजर आता? प्रतिबिंब, इमेज नजर आती है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में निहित उनके उद्देश्यों को बतलाती है। यस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, 3 बातें बताई मैंने तुम्हें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसमें निहित उद्देश्यों को भी बतलाने का प्रयास करती है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में निहित उनके उद्देश्यों को बतलाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही बात है, भारतीय संविधान में निहित उद्देश्यों को बतलाती है। कितने पॉइंट हो गए? 3। पहला पॉइंट क्या था, चलो बताओ। दूसरा, तीसरा,
5 पॉइंट याद करने हैं, 5-6 पॉइंट ही। जब 5-6 पॉइंट याद कर लोगे तो लिखने के लिए कैपेबल लोगे। प्रस्तावना भारतीय संविधान में निहित उनके आदर्शों को बतलाती है। 3 पॉइंट याद हो गए, दिमाग में रखने भी सुनूंगा है। ठीक, आगे चले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता को सर्वोच्च बताया गया है। शुरू में लिखा हम भारत के लोग, वी द पीपल। सही बात है, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय प्रस्तावना के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल के अंदर ना जनता ही सर्वोच्च, पीपल्स, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। सही बात है, सुप्रीमेसी किसकी? यहाँ पीपल्स की, जनता की, सत्ता की। समझ में आई बात है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना भारतीयों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्रदर्शित करती है। तो प्रस्तावना बताओ भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात नहीं करती क्या? यस और नो? कितने पॉइंट बताए मैंने? 5। 5 के 5 पॉइंट करम भाई कीवर्ड पकड़ के मुझे तुरंत बता दो। पहले मैंने बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में दर्शन का सार है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की महान सोच, अमान एवं आदर्श सोच तथा उनकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नजर आता है। और तीसरी बताओ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में निहित उनके उद्देश्यों को बतलाती है। चौथा पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जनता ही सर्वोच्च, ठीक, जनता को सर्वोच्च बताया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। लेकिन मजा तो तब नहीं जब तू 5 के 5 पॉइंट जो भी ना देखो बता दो। चलो बताओ 5 के 5 मिनट समझे? ये 5 पॉइंट जुबान पर रटने चाहिए। पता लग गया? ये 5 पॉइंट, क्योंकि मेंस लिखने के लिए जुबान पर रटना चाहिए। क्या मुझे कौन से पॉइंट लिखने हैं। अगर तुम्हें प्रस्तावना का महत्व नहीं पता ना तो कुछ नहीं पता। तुम्हें प्रस्तावना के बारे में आओगा लिखने को पक्का 100%, उसका महत्व पता होना चाहिए, जुबान पर रटना चाहिए 5-6 पॉइंट ये। अगला पॉइंट देखो हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल के अंदर 5 प्रकार की फ्रीडम है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कल भी बताई थी, आज भी देखो। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 5 की 5 स्वतंत्रता का नाम बता दो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता। पता लग चुका? यही बात प्रस्तावना पढ़ के पता लग रही है। और बताओ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता। रट गया? कितनी स्वतंत्रता है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अनेक दार्शनिकों द्वारा अलग अलग संख्या दी गई है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अनेक दार्शनिकों द्वारा, अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग बताया। कि मुंशी कन्हैयालाल मुंशी ने पता क्या कहा कि ये प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली बताया। बताओ। अर्नस्ट बाकर ने प्रस्तावना भारतीय संविधान की चाबी कहा। समझ गए? अर्नस्ट बारकर क्या कहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चाबी। ठीक, कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 6 पॉइंट हो गए। 6 के 6 पॉइंट तुम्हें जब भी प्रस्तावना के बारे में लिखने को आगा ना, ये 6 पॉइंट तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। तुम्हें लिखने को आगा कुछ भी आया प्रस्तावना के बारे में तो फिर भी तुम प्रस्तावना का महत्व बता सकते हो। भाई कभी भी तुम प्रस्तावना के बारे में लिखना पड़ेगा ना, ये 6 पॉइंट तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, कहीं भी पक्का 100%। तो 5-6 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में पड़े होने चाहिए। अच्छा, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 3 प्रकार के न्याय, 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। उद्देश्य पता लग चुका मुझे इसका, जनता इसमें सर्वोच्च। उसके बाद पता लग चुका इसका प्रस्तावना को पढ़कर उसका दर्शन पता लग जाने वाला, फिलोसफी पता लग जाने वाली। उद्देशिका में क्या बतलाती है? अगला फेज टैग है मेरे पास, उद्देशिका में क्या बतलाती है? उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय बतलाती है। उद्देशिका हमारे संविधान की संप्रभुता को इंगित करती है। समझ, हमारे देश की जो सोवरेंटी है उसके बारे में बताने का प्रयास करती है। सोवरेंटी मतलब संप्रभुता के बारे में बताने का प्रयास करती है। कौन? उद्देशिका मतलब प्रिम्बल क्या बतलाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार की जस्टिस है। एक तो सोशल होगा, एक इकोनॉमिक होगा, एक पॉलिटिकल होगा। याद रहेगी बात ये? आगे चलते कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या बतलाती है भारतीय संविधान की उद्देशिका? देखो क्या क्या बतलाती है। 3 प्रकार के न्याय बताए मैंने तुम्हें, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई। 3 प्रकार के न्याय बताए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई तुम्हें। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार के फ्रीडम, थॉट्स एक्सप्रेस, स्पीच एंड एक्सप्रेस। उसके बाद बिलीव होगा हमारे पास, रिलीजन होगा, और हमारे पास वो वर्शिप होगा। वर्शिप पूजा पद्धति।
ठीक, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दो प्रकार की समानताओं की बात करेगी रखी। एक तो प्रतिष्ठा समानता, कल भी रात में बताया था मैंने तुम्हें, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर मिलना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गरिमा की बात कर रखी है, करने रखी हमने गरिमा की। किसकी गरिमा? व्यक्ति की गरिमा की बात, राष्ट्र की एकता की बात कर रखी है और अखंडता की बात कर रखी है, इसको सुनिश्चित करने की बात की गई। सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए की तिथि निर्धारित की गई जो 26 नवंबर 1949। याद रखिए बात है। चले, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसे शब्द लिखा हुआ, वी द पीपल लिखा हुआ नहीं, ये शब्द इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भारत में जनता ही सर्वोच्च, जनता से बढ़कर भारत में कोई नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन बतलाती है। कितनी बार बताऊं इस बात को? हो गया तक। अब भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में बात कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे पक्का सवाल पूछेगा 100%। चले, अब भारतीय संविधान के दर्शन की बात करते हैं, फिलोसफी की बात करते हैं। क्या फिलोसफी है? फिलोसफी वो हो, सामने तो तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन एसेंस कुछ और निकल कर आ रहा है। भाव क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, तो वही बात है। वो टेक्निकल वर्ड हो और समझने का प्रयास करते हैं क्या मतलब है उसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर ना दर्शन को दो स्वरूपों में बांटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना होगी, प्रिम्बल होगी, उसकी फिलोसफी को दो पार्ट में, दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो हमारे पास होगा, एक तो हमारे आइडियल्स होंगे, एक हमारे पास एस्पायरेशन होंगे। एक तो आइडियल्स होंगे हमारे पास, एक आइडियल्स होंगे, एक एस्पायरेशन होंगे। आइडियल्स कहते हैं अदर्स को, एस्पायरेशन कहते हैं आकांक्षाओं को। तो भारतीय फिलोसफी लिखा है, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। इसके अंदर ना एक तो आदर्श होंगे, एक क्या होंगे, आकांक्षाएं। अब हम तुम समझाएंगे कौन से आदर्श होंगे, कौन सी आकांक्षाएं होंगी। आदर्श क्या हो, आकांक्षाएं क्या हो। आदर्श वो हो जिस पर हमें जो जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, जिस रास्ते को हमें फॉलो करना चाहिए। ये आकांक्षाएं हमारी मंजिल हो, ये हमारा क्या हो, रास्ता हो, ये हमारी मंजिल हो। इस रास्ते पर हमें चलना, यहाँ तक हमें पहुँचना। समझ गए? और बताता हूँ तुम्हें, तो वो टेक्निकल पार्ट है, समझने का प्रयास करना। और समझते हैं यहाँ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं नहीं मिलने के समय, बड़ी महत्वपूर्ण तरीके समझाने का प्रयास करते। चलो एक मिनट, थोड़ा रिचार्ज कर लो। चलें, तो फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने तुम्हें बताया, अगर फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना, इसे हम दो रूपों में बांट सकते हैं। इसके दो स्वरूप हो, एक तो हमारे आइडियल्स हो, आइडियल्स। अब आइडियल्स क्या हो हमारे, किस चीज को हम आदर्श कहते हैं। अगर भारतीय संविधान की फिलोसफी को समझना, दर्शन को समझना, तुम्हें भारतीय संविधान के दर्शन को समझना, तो दर्शन को समझने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो एस्पिरेशन चाहिए, एक चाहिए हमारे पास आइडियल्स। ठीक, आइडियल्स उसे कहते हैं, आदर्श कहते हैं सर, इसे आकांक्षाएं कहते हैं। इन आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना को पढ़ोगे तो 5 प्रकार के आदर्शों की बात कर रखी है, और जो 3 प्रकार जो हमारे पास ये हैं, इनकी आकांक्षाओं की बात कर रखी है। ये 4 प्रकार की आकांक्षाएं दिखा देंगे तुम्हें, और 5 प्रकार के तुम्हें क्या दिखा देंगे, आदर्श दिखाई देंगे, और ये 4 प्रकार की आकांक्षाएं दिखा देंगी। आकांक्षाएं जिन्हें हम सच में प्राप्त करना चाहते हैं। आकांक्षाएं क्या है, जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। आदर्श क्या है, जिन रास्तों पर चलकर प्राप्त करना चाहते हैं। सही बात है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, तो अगर तुम ये पोर्शन तुम लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लिखते हो, इस पार्ट को अगर तुम टच कर दो तो तुम्हें नंबर 4 नंबर फालतू मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, समझ लो। प्रस्तावना में 5 प्रकार के आदर्शों की बात कर रखी। कैसे याद रखेंगे ना, SSDR, SSDR, 5 प्रकार के आदर्श। SSDR, एस का मतलब सोवरेंटी होगा हमारे पास, एस का मतलब सोशलिस्ट होगा, एस का मतलब सेकुलरिज्म होगा, एसेंट्रिक है, डी का मतलब डेमोक्रेटिक होगा, आर का मतलब रिपब्लिक होगा, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। क्या ये बताओ कि जो संप्रभुता, तो क्या भारत संप्रभु है नहीं है? भारत अपनी संप्रभुता को बरकरार रखेगा,
कोई भी, इसे हम बरकरार रखेंगे, इसे हम कभी भी अक्षुण्ण नहीं होने देंगे, मतलब इसे खंडित नहीं होने देंगे। अपनी संप्रभुता पर, अपनी संप्रभुता, अपनी सोवरेंटी पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी हिसाब से प्रस्तावना बना रखी है, इसी का हिसाब का संविधान बना रखा हमने। समाजवादी, हमारा जो रुख होगा हमेशा समाजवाद की तरफ होगा। हम समाजवादी रक्षों पर चलते हुए, समाजवादी रास्तों पर चलते हुए पूंजीवाद की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ी रहे अब तो आजकल तो हम, लेकिन हम, हमारा रुख हमेशा समाजवाद की तरफ होगा। सारी चीजें हम प्राइवेट हाथों में नहीं छोड़ सकते, हमारा हाल अमेरिका वाला नहीं हो सकता बिल्कुल भी चाहकर। ये तो रास्ता हमारा, मंजिल है हमारी पंथ निरपेक्ष। हम यार कभी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देने का, कभी भी, ये हमारे आइडियल्स है यार, ये लोकतांत्रिक, हम हमें तो लोकतांत्रिक बने रहेंगे। लोकतांत्रिक का मतलब हमारे यहाँ चुनाव होते रहेंगे, जनता चुनती रहेगी, जनता हमारे यहाँ माई बाप होगी, सर्वोच्च होगी। गणराज्य, रिपब्लिक, देश के अंदर जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होगा ना, उसका भी चुनाव होगा, हर व्यक्ति चुनाव होगा आगा हमारे यहाँ, सिलेक्ट होकर नहीं आने का, इलेक्ट होकर आगा। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो कितने प्रकार के आदर्श है? 5, ट्रिपल एस डी आर। इसका मतलब सोवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। याद रहेगी बात ये, कोई प्रॉब्लम है इन तक? इतना हिस्सा, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, याद रहेगी। ये सब चीजें 5 प्रकार की हमारे पास क्या है, स्वतंत्र 5 प्रकार के हमारे पास आदर्श, पंचो आदर्श तुम्हें याद रखने। पांचों नाम, ट्रिपल एस डी आर। एस का मतलब सोवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म। सोवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म। सोवरेंटी का मतलब क्या हो? संप्रभुता, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलरिज्म, पंथनिरपेक्ष। डी का मतलब डेमोक्रेटिक, आर का मतलब रिपब्लिक। इन 5 हमारे आदर्शों को मानना, इन आदर्शों पर चलते हुए इन 4 प्रकार की आकांक्षाओं को प्राप्त करना। न्याय, जब तुम प्रस्तावना पढ़ोगे शब्द दिखाई देते नहीं तुम्हें, इन शब्दों को कैटेगराइजेशन कर लिया, उनका एक श्रेणी में मान लिया हमने, कैटेगरी में बना लिया उनके एक, और इन्होंने कहा हमने ये हमारे आदर्श, इन्हीं रास्तों पर चलेंगे। ये रास्ता हमारा, क्या हमें संप्रभुता अपनानी होगी? नहीं, कोई भी व्यक्ति हमारे बाउंड्री में आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यही हमारी संप्रभुता। सोशलिस्ट, समाजवादी, हम सब चीजें प्राइवेट नहीं कर सकते, समाजवाद को अपनाना होगा। पंथनिरपेक्ष, हम कभी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है। लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ व्यक्ति इलेक्ट होगा, सिलेक्ट नहीं होने का। रिपब्लिक, हर व्यक्ति का चुनाव होगा, जनता ही सर्वोच्च होगी। 5 ये हमारे पास 5 प्रकार के क्या है, आदर्श होंगे हमारे पास। अच्छा, इन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। आओ स्वतंत्रता को देख लेते हैं। कितनी प्रकार की आकांक्षाएं? 4 प्रकार की आकांक्षाएं। ये चारों प्रकार के एस्पायरेशन, इनकी बात करते हैं। इसमें एक तो न्याय होगा, न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक। क्या इन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप स्वतंत्रता चाहते हो? आप स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हो? स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अंदर? लिबर्टी, 5 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता कितनी? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता क्या है? बंधुता के अंदर एक व्यक्ति की गरिमा और एकता अखंडता की बात कर रखी। तो कितनी प्रकार की आकांक्षाएं हमारे पास? 4, व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता की बात कर रखी है। तो 4 प्रकार की आकांक्षाएं, ये एस्पायरेशन है। इन रास्तों पर चलेंगे, इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। समझ बात है, ये इन आदर्शों पर चलते हुए, इन 5 प्रकार के आदर्शों पर चलते हुए, इन 4 प्रकार की आकांक्षाओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं। यही भारतीय संविधान के दर्शन, यही भारतीय संविधान का दर्शन है। समझिए, जब तक ये प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम चैन नहीं बैठेंगे। क्या तुम सामाजिक न्याय चाहिए? हाँ चाहिए, समाज के अंदर न्याय चाहिए मुझे। आर्थिक न्याय चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। कैसे मिलेगा? इन नास्तों पर चलना पड़ेगा, आराम से पहुंच जाओगे उन नास्तों, उन मंजिल पर आराम से पहुंच जाओगे। इन नास्तों पर चलना पड़ेगा, इन लक्ष्यों पर चलते हुए, इन आदर्शों को फॉलो करते हुए, इन आकांक्षाओं को हमें प्राप्त करना होगा। यही देश का लक्ष्य होना चाहिए। समझ में यही बात है, यह सर दर्शन, इसलिए दर्शन बहुत गहरी चीज हो। इन आदर्शों पर चलते हुए हम आकांक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। पता लग चुका है? अब मैं एक एक दर्शन के अंदर जो बात लिखी हुई, एक एक करके समझा देता हूँ, सबका मतलब क्या है। तो बताओ, भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार के आदर्श और कैसे आदर्श किया? ट्रिपल एस डी आर। पहले वाला इसका मतलब क्या हो? सोशलिस्ट। दूसरे का सोवरेंटी, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म। डी का मतलब डेमोक्रेटिक, उसके बाद आर का मतलब रिपब्लिक। हिंदी में नाम बताओ सबका। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये तो होगा। अब आदर्शों के नाम बताओ। आदर्श कितने थे हमारे पास? 4। न्याय कितने प्रकार? जस्टिस कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी कितनी प्रकार की? 5 प्रकार के। एक तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। जुबान पर रटना चाहिए। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। स्टेटस होगा, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी चाहिए हमें, बंधुता चाहिए हमें। पैटर्निटी का हो या दूसरा नाम है इसका ब्रदरहुड्स। व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता की बात करते हैं, ठीक। इन आदर्शों पर चलते हुए हम आकांक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं आदर्श क्या है हमारे।
एक एक आदर्श पर तमीज से बात करते हैं, समझे समझे कि नहीं समझे। पहले बात करते हैं, पहला आदर्श हमारे पास संप्रभुता या प्रभुता संपन्न है नहीं। राजनीतिक शक्ति के आधार पर राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राजनीतिक शक्ति के आधार पर, किसके आधार पर? राजनीतिक शक्ति के आधार पर राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हमारे पास उपनिवेश होगा, एक अधिराज्य होगा, एक संप्रभुता होगा। बात समझेंगे बात? एक तो उपनिवेश हो, एक अधिराज्य हो हमारे पास। मैं पूछूंगा तुमसे संप्रभुता का मतलब क्या हो। अब संप्रभुता का मतलब समझना ही चाहते हो तो मैंने कहा तो राजनीतिक शक्ति के आधार पर राज्य को, जो भी स्टेट हो हमारा, संप्रभुता किसकी होगी? संप्रभुता राज्य की होगी। राज्य कौन है? पॉलिटी के अंदर स्टेट का मतलब हो, राज्य मतलब सरकार, हमें हमारा देश। और जिस देश हो ना उसके पास 3 प्रकार का, क्या तो उसके पास क्या तो संप्रभु देश होगा, तो हम 3 प्रकार का बांट सकते। राज्य को 3 राजनीतिक शक्ति के आधार पर, देखा, राजनीतिक शक्ति के आधार पर राज्य को, स्टेट को 3 भागों में बांट सकते। या तो उपनिवेश होगा या फिर अधिराज्य होगा, इस संप्रभुता होगी। उपनिवेश क्या हो? कॉलोनियन, इसे बोल लो कॉलोनी, इसे बोलो कॉलोनी बोल लो, कॉलोनियन स्टेट बोल लो सर, इसे बोलेंगे डोमिनियन स्टेट, इसे बोलेंगे सोवरेंटी। सोवरेंटी इसे कहते हैं हमारे पास, इसे बोलते हैं उपनिवेश। कॉलोनियन स्टेट इसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। संप्रभु संप्रभु इसे सोवरेंटी स्टेट। उपनिवेश किस चीज को हम उपनिवेश कहते हैं? आओ समझते हैं इसका उपनिवेश का मतलब समझाते हैं तुम्हें। उपनिवेश शब्द का पता क्या मतलब हो? इसका मतलब वो जब एक देश दूसरे देश के संसाधनों का दोहन करता है। जैसे इंग्लैंड वालों ने हमारे यहाँ आकर दोहन करा तो उन्होंने हम अपनी कॉलोनी बनाकर रखा था, वो उपनिवेश कहलाता है। ये उपनिवेश का मतलब। तो अभी हम उपनिवेश नहीं है, पहले हम उपनिवेश थे। सही बात है, ठीक है। उसने कहते जो थे उन्होंने उपनिवेशवादी सत्ता का नाम देते थे कि उपनिवेशवादी सत्ता है। उपनिवेशवाद उसे तो कहते हैं। डोमिनियन स्टेट क्या हो? डोमिनियन स्टेट का मतलब जानते हो क्या हो? जो डोमिनियन स्टेट का मतलब बताता हूँ तुम क्या हो। अधिराज्य। मैंने कहा तिब्बत है ना वो चाइना के अधीन अधिराज्य। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब बाह्य मामलों की बात आ जाएगी ना तो चाइना सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वैसे चाहे तो वो एक प्रकार का देश बना रहेगा अधिराज्य। तो इन्होंने अधिराज्य अंग्रेजों ने कहा था तुम अधिराज्य बन कर हमारे, जो हम बोलेंगे वो करो, बाकी जब सीमाओं की बात आ जाएगी फिर हम देख लेंगे। किसी भी देश के पास स्वतंत्रता हो परंतु संप्रभुता न हो तो वह अधिराज्य कहलाता है। अब बताओ, हमारे पास स्वतंत्रता है, कुछ भी करो हम चाहे यहाँ देश के अंदर, लेकिन संप्रभुता नहीं है। बाह्य कार्यों में कोई भी आकर हस्तक्षेप कर जाएगा हमारे, जिसके हम अधीन राज्य, तो हम अधिराज्य नहीं बनना चाहते। ना तो हम डोमिनियन स्टेट चाहिए, ना हमें उपनिवेश बनना, हमें चाहिए संप्रभुता। हम अपने आंतरिक और बाह्य कार्यों में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, तो संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता यहाँ किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति को चाहिए संप्रभुता। क्यों नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को संप्रभुता? संप्रभुता का मतलब क्या हो और जानते हैं? 15 अगस्त 1947 को पहले क्या हुआ था? ब्रिटेन, ये था ब्रिटेन हमारे पास, भारत ब्रिटेन का अधिराज्य हुआ करता था। सही बात है, जो मैंने कहा ना, हम 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? संप्रभु राष्ट्र बन गए, सोवरेंटी आ गई हमारे पास। इस कार्य की देश का संवैधानिक प्रमुख भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब संवैधानिक प्रमुख। बताओ संविधान का प्रमुख कौन हो देश का? राष्ट्रपति। और देश का नागरिक होना चाहिए तथा देश के लोगों के पास पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। देश के लोगों के पास पूर्ण स्वतंत्रता, इसे बोले संप्रभुता। सही बात है। आंतरिक और बाह्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संप्रभुता आवश्यक है। अगर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना ना हो सर तो समझ जाओ क्या चाहिए? संप्रभुता। संप्रभुता, सोवरेंटी चाहिए, सोवरेंटी। चले इसे हटा दूं। समाजवादी राज्य के आर्थिक आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है राज्य को। कितने भागों? 2। समाजवाद का तो अर्थ समझना ना तुम, तो तमीज से समझ रहे ना, समझ में ही बात है। ये चीज कोई नहीं समझ जाने का। और इनके बारे में लिखना पड़े पेपर में, इनके बारे में। भाई क्या करोगे वहां बैठ के पेपर में? चले, समाजवादी का क्या मतलब है? समाजवादी राज्यों को आर्थिक आधार पर, आर्थिक का मतलब पैसे के आधार पर, राज्य मतलब स्टेट मतलब हमारा देश। अच्छा, कितने भागों में बांट सको? 2। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। कितने रूपों में बांटा जा सके? 2। एक तो समाजवादी, एक पूंजीवादी। एक हमारे पास समाजवादी, एक हमारे पास पूंजीवादी। समाजवादी का क्या मतलब हो? जब किसी देश के संसाधनों पर नियंत्रण उसकी सरकार के पास ना हो, उसकी ऐसी विचारधारा को समाजवाद कहते हैं। देश के संसाधनों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? तो कहते हैं सरकार का। सड़क किसकी होनी चाहिए? सरकार की। ये प्राइवेट या अंबानी की होनी चाहिए? सरकार की होनी चाहिए। मैंने कहा ना पेट्रोल, ये सुन लो तो ध्यान रखना, पेट्रोल, डीजल, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, ये सब चीजें किस अंडर में होनी चाहिए? सरकार के अंडर। अगर सब चीजें प्राइवेट होगी तो उस ऐसी विचारधारा को हम पूंजीवाद कहेंगे।
अब हमारे देश के अंदर ना धीरे धीरे पूंजीवाद अपना जन्म ले रहा है। पूंजीवाद हमारे यहाँ शिशु अवस्था में पधार चुका, अब वो जवान होगा थोड़ी देर बाद वो, ठीक है। हमारे यहाँ जो विचारधारा ने इस टाइम चल रही, उस विचारधारा का नाम हमारे पास समाजवादी विचारधारा। अभी हम समाजवादी विचारधारा के लोग, अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा, प्राइवेट होता चला जा रहा, तो पूंजीवादी विचारधारा चली आ रही। पूंजीवादी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म जब किसी देश के संसाधनों पर नियंत्रण उसके सरकार नियंत्रण एवं वितरण सरकार के पास हो, तो ऐसी विचारधारा को समाजवाद कहा जाता है। सोशलिज्म ऐसा राज्य, ऐसी विचारधारा हो, उसे समाजवादी राज्य कहते हैं। तो हमारा राज्य समाजवादी राज्य था, हमने जगह जगह समाजवादी सब जोड़ रखा है, बता रखा है हम समाजवादी है। एक पूंजीवादी, जब किसी देश के संसाधनों पर नियंत्रण या वितरण सरकार के पास ना हो और निजी हाथों में होता है। जैसे अमेरिका के अंदर सारी चीजें क्या हो चुकी, प्राइवेट हो चुकी, निजी हाथों में हो चुका, देश के संसाधनों पर नियंत्रण प्राइवेट लोगों का हो चुका, ठीक है नहीं। इसलिए राहुल गांधी बार बार मोदी पर आरोप लगाता रहा है, क्या सड़क अंबानी की, अडानी की, सही बात है। सीमेंट उद्योग वो अडानी का, एयरपोर्ट वे अडानी के, रेलवे वो अडानी का, हर जगह नुकरा मुझे अडानी 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 अडानी। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार समाजवादी है। कांग्रेस की सरकार समाजवाद को फॉलो करती है। हमारा संविधान भी समाजवाद को प्रमोट करता। पूंजीवादी थोड़ा ही ना हम, पूंजीवादी थोड़ा ही ना हम, तो समाजवाद को प्रमोट करते हैं। तो वर्तमान समय जो सरकार है ना, उसका रुख प्राइवेट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। जब प्राइवेट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पूंजीवाद की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही, पूंजीवादी रास्तों पर जाती दिखाई दे रही, कैपिटलिज्म को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही। समझ गए। जब किसी देश के संसाधनों में नियंत्रण वितरण सरकार के पास ना होकर निजी हाथों में हो, तो ऐसी विचारधारा को पूंजीवाद कहते हैं। इसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। ऐसा राज्य, ऐसी विचारधारा वाला पूंजीवादी राज्य कहलाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने डी.एस. नकारा यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया के मामले में भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी की अवधारणा दी थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हमारा देश ना, हमारा देश पूंजीवादी नहीं है, हमारा देश समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी अवधारणा हमारे यहाँ। वो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था, उस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने डी.एस. नकारा यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया, इस केस का नाम याद रखा था, डी.एस. नकारा यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया। इंग्लिश में भी नाम है, हिंदी में भी नाम है। उसने कहा हमारे पास डेमोक्रेटिक, हमारे देश की डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ये हमारे पास एक प्रकार का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारा स्टेट है, राज्य हमारा देश, ये हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद। हम पूंजीवादी नहीं है यार, समझ जाओ, सुधर जाओ। पागल हो गया तो। एक और विचारधारा हो, जब समाजवाद की बात कर ही रहे तो, इसे कहते हैं साम्यवाद। फिलोसफी पढ़ रहे हो तो तुम्हें से पढ़ा ना। कम्युनलिज्म कैसे कहते हैं, किस चीज को हम कम्युनलिज्म कहते हैं? आ जाओ समझने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में। ये हमारे पास साम्यवाद, इस विचारधारा का जो जनक था ना, सुन लो, जो साम्यवाद विचारधारा कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजिल थे। ये एक ऐसी विचारधारा आइडियोलॉजी है क्या, कार्ल मार्क्स और कौन थे? फ्रेडरिक एंजिल, इस विचारधारा के, इनके द्वारा दी गई थी विचारधारा। इसे कम्युनलिज्म कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। यह एक अति तानाशाही विचारधारा हो, इसे अति तानाशाही विचारधारा। लोकतंत्र का तो सत्यानाश हो जाओ वहां से। तानाशाही का मतलब डिक्टेटर, जिसे बोल रहे डिक्टेटर, जानते हो क्या कहते हैं? तानाशाह। जैसे हमारे पास होता है हिटलर। ऐसी विचारधारा का लक्ष्य आर्थिक संसाधनों का समतामूलक सुनिश्चित वितरण करना होता है। ऐसी विचारधारा का लक्ष्य हो आर्थिक संसाधनों का समतामूलक सुनिश्चित वितरण करना, आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करना। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? सुन लो, कह रहा है वो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ठीक है, ये हो मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग, ठीक। ये पूंजीपति वर्ग है ना, इसने बड़ी खूब मात्रा में इस मजदूर वर्ग का जबरदस्त मात्रा में शोषण करा। और ये ना पूंजीपति वर्ग, ये पूंजीपति वर्ग इसलिए ऊपर पहुंच गया। दुनिया की 5% संपत्ति, केवल 5%, दुनिया की 95% संपत्ति, 95% पैसा, पूरी दुनिया में जितना पैसा ना, 95% पैसा 5% लोगों के पास। अब सोच लो तुम, दुनिया में जितना भी पैसा, वो सारा पैसा 95% पैसा 5% लोगों के पास है। 5% लोग अमीर। तो
तो क्या हुआ, ये 5% लोग पूंजीपति वर्ग में आते हैं। इन्होंने गरीब आदमी को लूट लूट कर उनकी मानसिकता सेट कर कर उन्हें बता कर तुम यही करना, तुम वो करना, तुम ये करना, तुम नौकरी करो। तो हम एक काम करेंगे, हम 5,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। अडानी का लड़का कभी नहीं सोचने का IAS की तैयारी करो। सही बात है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग की कैटेगरी में आता। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे कभी नहीं सोच रहे मैं किसी की चीज की तैयारी करें। सही बात है, प्रशासन में जाके कुछ काम नहीं करने का प्रयास। कारण क्या है, जागा तो करप्शन करने ही जागा वहां। तो पूंजीपति वर्ग हो। तो कार्ल मार्क्स एक प्रकार के विचारक थे, उन्होंने एक विचारधारा दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई एक बात बताओ, जो पूंजीपति वर्ग है ना, इसके द्वारा मजदूरों का खूब मात्रा में शोषण करा गया। जब खूब मात्रा में शोषण करा गया ना, तो एक तरीका हो सका इस पूंजीपति वर्ग को खत्म करना होगा। कार्ल मार्क्स तो पूंजीपति वर्ग के पीछे पड़, पूंजीपति इतने जितने उनके पीछे हाथ धो को पड़ा हुआ। कह रहा मार दूंगा मैंने कहा करना क्या चाह रहा, क्या चाह रहा तेरे दिमाग में क्या है। कह रहा एक तरीका, जितने मजदूर है ना, जितने भी मजदूर से सर्वहारा वर्ग, इन्हें सबको मिलकर क्रांति करनी चाहिए और इन्होंने पूंजीपति वर्गों का पतन कर देना चाहिए। खूनी क्रांति की बात करता, इनका सबको मर्डर कर देना चाहिए। जब तो समानता आ गई। ये कार्ल मार्क्स का विचार है। सही बात, ऐसी विचारधारा को बोलता हूँ साम्यवाद। क्या बोल रहे हो, साम्यवाद। इसे खत्म कर दो पूंजीपति वर्ग को। तुम्हारे गांव में जितने भी अमीर लोग हैं ना, एक काम करो, उनकी सबकी संपत्ति लूट कर गरीबों में बांट दो। इनको कहना चाह रहा हूं, बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन गलत तो है ना, अनैतिक है ना। हिंसा की हमको भी सपोर्ट नहीं करने के। तो कार्ल मार्क्स ने ये विचारधारा दी ना, उसने कहा कि अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बन गई ना, वो भयंकर खाई बन चुकी। अब अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने का एक तरीका, या तो गरीबों को ऊपर उठाया जा या फिर अमीरों को नीचे लाया जा। तो उन्होंने कहता अमीर को नीचे ले आओ। फिर समझ बात, ऐसी बात करता। कार्ल मार्क्स के अनुसार उच्च संसाधनों पर केवल पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण होता है, सर्वहारा वर्ग संसाधनों से वंचित रह जाता है। देख लो भाई, तो बात कह रहा है कार्ल मार्क्स। जो सर्वहारा वर्ग हो, उन्हें यारो संसाधनों तक, रिसोर्स तो वंचित रह जाओ। और कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा उच्च संसाधनों पर, जो रिसोर्स हो, बड़े बड़े संसाधनों, बड़ी बड़ी चीजें जो जितनी भी हो, उन पर किसका, पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण हो। समाजवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, परंतु मार्क्सवाद इसका निंदा करता है। मैंने कहा समाजवाद जो हो वो राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। अब महात्मा गांधी का नाम सुना तुमने, उनका रुख पता क्या था, वे समाजवादी थे, मार्क्सवादी थे, समाजवादी थे। अच्छा, परंतु मार्क्सवाद इसकी निंदा करता है, राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करता। राष्ट्रवाद का क्या मतलब, वो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। कार्ल मार्क्स पता क्या क्या खोपड़ी खराब है क्या, क्या राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। कह रहे गिने चुने 20-30 लोग हो जिन्होंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, और यही पूंजीपति लोग, और ये पूंजीपति लोगों के पास आई संपत्ति इन गरीब मजदूरों को लूट लूट कर। कह रहा पहले उन्होंने नीचे ले गाओ, पता नहीं क्या खा रहा रखी से। कार्ल मार्क्स को हाथ धो के पीछे बढ़ाओ पूंजीपति हो गए तो बिल्कुल अमीर आदमी दिख जाता ना रास्ते में, फौला ठैक काट देता। परंतु मार्क्सवाद इसकी निंदा करता है। मार्क्सवाद निंदा करता है किसकी, राष्ट्रवाद की। सुन लो, कार्ल मार्क्स ने साफ साफ कह दिया था मुझे राष्ट्रवाद पसंद नहीं, नेशनलिज्म जिन्होंने कहते मेरा भारत महान, मेरा फलाना महान, ऐसा कर कार्ल मार्क्स ने मना कर दिया उसे। समाजवाद धर्म का समर्थक नहीं है। समाजवाद कभी भी नहीं कहता एक धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, कोई समाजवाद कहता, परंतु व्यक्ति के अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। हर व्यक्ति को समाजवादी विचारधारा में क्या हो, यही तो हो कि वो धर्म का कभी समर्थक नहीं है, लेकिन व्यक्ति को कहता है एक काम करो जिससे जो सा धर्म अपनाना अपना लो, ये समाजवादी विचारधारा हो, ठीक है। परंतु कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म अफीम के समान है। साफ कह दिया उसने, कह रहा जिस देश के अंदर धर्म होगा ना, कार्ल मार्क्स ने साफ कहा वो देश कभी बड़ा हो ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि धर्म के अंदर कुछ गिने चुने लोगों का वर्चस्व हो। बिल्कुल साफ कर देना, धर्म अफीम के समान, लत लग जा किसी व्यक्ति को। तुम देख लो इसकी बात आज भी, इसकी रिलेवेंसी आज भी दिखाई दे। धर्म अफीम के समान है। अगर तुम किसी के सोशल मीडिया के अकाउंट फोड़ो नहीं जाकर तो क्या लिखो, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर चमार, ऐसे करके सब लिख कर रखो, कट्टर फलाना, कट्टर ढिमका। क्या है वो धर्म का नशा। लोग एक व्यक्ति ने पता क्या लिख रखा है, सुन लो। एक वो व्यक्ति को देख रहा था फेसबुक की डीपी, उसमें लिख रखा है जब भी मैं किसी मुस्लिम व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खोल उठता, मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू ऐसे जानते हैं। कारण क्या है, कारण यही है। उसने साफ कही थी, उसकी बात आज भी, उसकी रिलेवेंसी आज भी बनी हुई, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई। उसने साफ कहा कि धर्म अफीम के समान है, इसका नशा जैसे चढ़ गया ना वो गया। समझ नहीं बात क्या। सुन लो, कार्ल मार्क्स लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता।
साफ मना कर देना लोकतंत्र को। कह लोकतंत्र मेरा कोई भरोसा नहीं है। उसको पूछा क्यों? कह लोकतंत्र में बताओ चुनाव कौन लड़ा? बड़े बड़े आदमी, अमीर आदमी, और अमीर आदमी तो पहले ही नफरत होता। सही बात है। तो कह रहे जी चुनाव लड़ा तो हर साल चुनाव कौन लड़ा? कह रहा अमीर अमीर आदमी लड़ा। तो फिर गरीब आदमी तो लड़ेगा नहीं चुनाव, फिर गरीब आदमी कभी ऊपर जाने का नहीं। अगर मैं इसमें समर्थन नहीं देता, मैं लोकतंत्र की जैसी विचारधारा को नकारता। बताओ, कार्ल मार्क्स लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या सर्वारा वर्ग है। जनसंख्या देखो सर्वारा वर्ग की है, पूंजीपति वर्ग सर्वारा वर्ग का शोषण करता है, परंतु समाजवाद लोकतंत्र की वकालत करता है। समाजवाद लोकतंत्र की वकालत करता है, समाजवादी विचारधारा लोकतंत्र को प्रमोट करती है, इसलिए व्यक्ति को समाजवादी होना चाहिए। लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर सबसे सुसंगत, सुव्यवस्थित एवं सर्वोत्तम विचारधारा है। आज पूरी दुनिया को जरूरत है लोकतंत्र की, कार्ल मार्क्स की नहीं। सही बात, कार्ल मार्क्स से कुछ विचार की रिलेवेंसी हो सके, जैसे धर्म को अफीम के समान बताया वो इंपॉर्टेंट हो सके। ये थोड़ा ही ना कार्ल मार्क्स की सारी बातें सही होगी, न तो एक लड़की कल को जाकर कोई भी थ्योरी लिख देगी जाकर, कह रही मुझे कुछ भी नहीं पसंद है समझ, तो इसकी सारी बात थोड़ा ही ना मानेंगे हम जाकर। मार्क्सवाद पूंजीवाद को समाप्त करने की बात करता और साफ साफ कहता समाप्त करने के लिए ना तलवार उठा लो और पूंजीपतियों को मर्डर कर दो, समझिए। परंतु समाजवाद खूनी क्रांति को नकारता है, निराकरण करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है समाजवाद की। तो समाजवाद और मार्क्सवाद में अंतर, समझिए। समाजवाद पता क्या कहता? उनका तुम सरकार हो, हम सरकार, या एक काम करो फिर गरीब आदमी को ऊपर उठाने के लिए इनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाओ, योजनाएं चलाओ इनके लिए, और योजना चला के तब जाकर अमीर को बराबर में लाकर खड़ा कर दो, मौका दो इन्हें भी अमीर बनने का। सही बात क्या? और कार्ल मार्क्स को फॉलो करोगे ना तो एक झटके में अमीर बन जाओगे, समझ में एक बात क्या? हाँ, तो इसलिए कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा वो सही नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से सोचा है, इसलिए लोग पढ़ते हैं इसे। सही बात है, पूंजीपतियों के पतन की बात करता। कार्ल मार्क्स तो पूंजीपतियों के लिए चक्कू लेकर पड़ा हुआ था पीछे, जहां भी से पूंजीपति दिख जाता ना उसके सीने में नाम तो धोख देता हो जाकर चक्कू। अच्छा नगर कौन है तू? पूंजीपति, चल बेटा निकल यहाँ से, वो धो लिया तेरा। अब हमारे पास पंथनिरपेक्ष, ये क्या बोला सुन लो। जब 42वां संविधान संशोधन होने से 76 में 76 के अंदर तो 3 शब्द जोड़े गए हमारे पास, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये पंथनिरपेक्षता का मतलब क्या हो उसे समझने के लिए कुछ और भी शब्द समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे राज्य हो, राज्य धार्मिक आधार पर 3 भागों में विभाजित करा जा सके। राज्य 3 प्रकार के राज्य हो सके हमारे। ऐसा राज्य हो सके जो ईश्वर में विश्वास करता हो, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, निरीश्वरवादी। एक वैसा हो सके जो ईश्वर में विश्वास करता हो, एक ऐसा हो जो धर्म से बिल्कुल तटस्थ हो, किसी धर्म को नहीं मानता हो। तो राज्य कितने प्रकार के हो सके? 3 प्रकार। क्या तो निरीश्वरवादी होगा, नस्वरवादी भी कह सकते हैं, ईश्वरवादी होगा, ईश्वर विश्वास रखने वाला। ऐसा धर्म तो तटस्थ बने रहना, करो या ना करो आपकी मर्जी, धर्म तो तटस्थ बने रहना। राज्य की बात चल रही है, राज्य मतलब स्टेट यानी सरकार। जिस राज्य में निरीश्वरवादी लोग रहते हैं वहां ईश्वरीय अवधारणा विश्वास नहीं किया जाता, मानते नहीं ईश्वर है नहीं। सही बात है। जैसे चाइना के अंदर मैं मानते नहीं ईश्वर है नहीं, कुछ लोग ऐसे में मानते नहीं ईश्वर है नहीं है दुनिया में। वहां भोलेनाथ का कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं जानता भोलेनाथ को, ना माता शेरावाली को जानता वहां कोई। तो वही बात है, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ, पता लग गया। रविदास बाबा को वहां कोई नहीं जानता, सही बात है। और हमारे गांव की महिलाएं बैठ के क्या कहती है? ब्रह्मा विष्णु में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि दिमाग अभी इसी शरीर तक काम करता है पूरा का पूरा, इससे ज्यादा सोचा ही नहीं कभी जाकर। सही बात है, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? संतोषी माता जिसके शुक्रवार के व्रत रखे जाओ, मेरी माँ तकड़ी फैन थी उनकी, ऐसे त्रिशूल चला कर सांप बना देती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव वाला। चाइना के अंदर इस बात का विरोध करा जाए, तुम हंसा क्यों? रियलिटी बात बता रहा हूँ, पाप चढ़ेगा तुम।
मैं पिक्चर में देखा था इस तरह यार, ऐसे त्रिशूल त्रिशूल करके सांप बन गया। भूकंप पता क्यों हुआ? जो शेषनाग हो ना, धरती धरती शेषनाग के सिर पर टिकी हुई, तो शेषनाग का सिर थक जा, तो फिर वो आराम करो तो फिर भूकंप आओ। बात ना करो, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? जिन भगवानों को लेकर तुम यहाँ भारत के अंदर राय दिन हाय हाँ हाँ करते रहते हैं, उन्हें यूरोप की कोई सी कंट्री के अंदर कोई नहीं जानता। यूरोप के 28 देश के अंदर ना तुम जाकर कौन से भगवान की पूजा करो, कौन सा भगवान है, कहीं का भगवान, उनके अलग भगवान। हर जगह के हर अलग कम्युनिटी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग भगवान तैयार कर लिया। पूछो क्यों? अपने अपने गॉड अलग तैयार कर लिए, क्योंकि उस जमाने में फियर्स बहुत होता था। और जब किसी व्यक्ति को फियर्स होगा ना, तो पक्की बात है, जब उसका कोई सहारा नहीं बचता तो फिर बोलता मेरा कोई ना सहारा तेरे, गुरु सवरिया मेरे, मतलब ऐसा करके भगवान के लिए गाने बनाए जाते हैं ना इस टाइप के। समझ नहीं बात? ऐसे गाने बनाए जा, मीरा देखे वाट खड़ी, बात ना करो। बात तो करो। जिस राज्य में निरीश्वरवादी लोग रहते हैं वहां ईश्वरीय धारणा में विश्वास नहीं किया जाता है। इससे धर्म आधारित सिद्धांत इस्तेमाल नहीं होते। सही बात, भारत में लोग लड़ लड़ के मर रहे। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, भगत सिंह ने पता क्या कहा था? मैं कभी भी किसी भगवान को नहीं मानता, और बहुत गहरी बात बोल रही थी। उनकी किताबें लिखी हुई, उन्होंने जेल में बैठ कर लिखी थी किताबें। पता क्या बात बोल रहे थे? जब किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो तो भगवान कहाँ डिलीट हो जाए। सही बात है। बात ना करो। तुमने सच में देखा क्या? संतोषी माता की पिक्चर देखी हो, उसमें संतोषी माता से त्रिशूल मारता है और सांप बन जाएगा। फिजिक्स का जो ना ग्रेविटेशनल लो वो भी फेल हो जाए वहां। चलो बात ना करो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ना सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई सी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो। लेकिन जहां भी रूढ़िवादिता दिखाई देगी तुम्हें, अंधविश्वास, पाखंड और धर्म को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, सही बात क्या, तो एकदम तुरंत नकार देना। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे पैदा हो गए भारत के अंदर, अलग अलग हिसाब निकाल के लेके आ रहे हैं। कुछ भी कोई साइंस का कॉन्सेप्ट है ना, साइंस का कॉन्सेप्ट है ये ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण तो गुरु से बना गुरुवार, और गुरुवार से बना गुरु, और गुरु ब्रह्मा विष्णु का दिन है। ऐसे ऐसे पीस पैदा कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ गए। साइंस तो जोड़ के दिखा रहे हैं। भारत में पहले थे था, पता है? तो कह रहे आज के डॉक्टर क्या सर्जरी कर रहे हैं, 400 साल पहले यहाँ पहले थी सर्जरी थी। हाँ, ड्रोन को कहते हैं द्रोणाचार्य ने बनाया। ठीक है मेरा भाई, कोई बात नहीं। एक आईआईटी वाला बाबा आ गया मार्केट में, उन्होंने कहा मुझे सब पता है मुझे पता है उसे सब पता नहीं, उसे सब पता, मुझे पहले पता सब है, मुझे सब पता है और 2 मिनट बाद है। अरे यार व्यक्ति मेंटलिटी खराब है उसकी, उसे डॉक्टर के दिखा लो जाएगा। अरे मीडिया वाले सुबह से शाम तक हेलो वाले, अरे महामूर्ख आदमियों, इन्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं। मीडिया वालों को 12वीं पास करी, एक छोटा सा कोर्स कर लिया, उसके बाद इनको पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर रिसर्च करेंगे। सुन लो,
छोटी मोटी जानकारी होगी, वही आगे मीडिया पर बक 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 करना शुरू कर दिया उन्होंने, करना शुरू कर दिया। देखो मीडिया मीडिया, ये काम मीडिया का काम था क्या? गाँव के अंदर जाओ, देखो सरकार की योजनाएं कहाँ काम नहीं करी, कहाँ नहीं काम कर रही। शहरों के अंदर जाओ, देखो कहाँ कौन सी समस्या, जो समस्या दिखा नहीं रहे। गरीबी मोनालिसा के पीछे पड़ गया हाथ, IIT वाला बाबा, मोनालिसा, बेवकूफ मीडिया। वो तो पक्का केस है, IIT वाला बाबा कह रहा, मैं तो कह रहा था मोनालिसा को मैंने आज सुबह फोन किया था। 3 पॉइंट सुन लो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हो? जो भी राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है, राज्य मतलब सरकार, ठीक, ईश्वरवादी सत्ता में विश्वास किया जाता है। हम धर्मनिरपेक्ष ईश्वरवादी सत्ता में विश्वास करते हैं, परंतु ईश्वर को आंतरिक मूल्यों के रूप में माना जाता है, न कि कर्मकांडी पक्ष के रूप में। और हम क्या कर रहे हैं? कर्मकांडी पक्ष पर ध्यान दे रहे। दिक्कत क्या है? देखो, ईश्वर को अगर तुम्हें सच में मानना ना, तो ईश्वर को मानना चाहिए आंतरिक रूप से, आंतरिक मूल्यों का धर्म मानना चाहिए। ये आंतरिक मूल्य क्या हो? कभी किसी का भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ताकि उन अपशब्दों का इस्तेमाल करके तुम खुद खुश रह रहे हो और दूसरों को तुमने ठेस पहुंचा दी हो। समझ में? ये हो किसी भी धर्म के मूल में ही छिपा हुआ, ठीक है। यहाँ के जो धर्म पंडिता हो ना, धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, धर्म को तोड़ मोड़ कर बताने का प्रयास करते हैं। जो तुम्हें ये बताता ना, धर्म के 2 पक्ष हो। मैं तो फिलोसफी पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तो मुझे तो पता, धर्म के 2 पक्ष हो, एक हो आंतरिक पक्ष, एक हो बाह्य पक्ष। जो आंतरिक पक्ष हो ना धर्म का, उस धर्म के आंतरिक पक्ष के अंदर ये सब चीजें छिपी हुई। किसी धर्म के आंतरिक पक्ष में चीज छिपी हुई, मूल में उसकी जड़ में की चीज छिपी हुई। क्या? कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, कभी बुरा नहीं सोचना, कभी जो हो, कभी किसी की निंदा नहीं करनी। दूसरा क्या? कभी किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी, सच बोलना, हमेशा सच्चाई वाले रास्ते पे चलना, ईमानदारी वाला रास्ता अपनाना। हर धर्म के मूल में ये चीज छिपी हुई। बाह्य पक्ष पर चले आओ, पूजा कैसे करनी, कितने व्रत रहने, कितने व्रत में रहकर क्या क्या मिल जाएगा, भूखा रहकर क्या मिलेगा, टिक्का कैसे लगाना चाहिए, टोपी कैसे ओढ़नी चाहिए, ठीक है। पैसे रखोगे तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ दान करके तुम्हें क्या मिलेगा, इतने व्रत रखोगे तो ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें। इस चीज को हम बाह्य पक्ष कहते हैं। वर्तमान समय के अंदर धर्म कोई सा भी हो, वर्तमान समय के अंदर धर्म जो अभी तुम्हें धर्म का स्वरूप दिखाई देगा, वो बाह्य पक्ष ज्यादा प्रबल दिखाई देगा। और किसी भी देश के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी समाज के अंदर अगर धर्म का केवल बाह्य पक्ष हावी हो जाने वाला, तो समझ जाओ उस देश का पतन निश्चित है। समझ नहीं बात क्या? तो लड़ाई, दंगे, सांप्रदायिकता होना तय है। ये समझ लो। ये जो तुम आज के समय में धर्म को लेकर इतनी लड़ाई दिखती है, क्यों? धर्म के मंदिर कैसे बनेगा, मस्जिद कैसे बनेगी, गुरुद्वारा कैसे बनेगा, इनका धर्म क्यों बड़ा। तो वो एक धर्म के केवल कर्मकांडी पक्ष पर ध्यान दे रहे। नहीं तो धर्म बहुत अच्छी चीज है, कोई भी धर्म बहुत अच्छी चीज हो, उस धर्म के मूल में आंतरिक रूप में एक ही चीज छिपी हुई। क्या छिपी हुई? सच्चाई का रास्ता छिपा हुआ। किसी भी धर्म को जाकर उठा लो, कोई भी धर्म बेकार नहीं है। तो धर्म के 2 पक्ष हो, एक तो हो आंतरिक पक्ष, एक हो बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष का गुण हो चुका, आंतरिक पक्ष का पतन हो चुका, उसको कोई बात ही नहीं करता, कोई भी नहीं बात करता उस पर, आंतरिक पक्ष पर। वर्तमान समय में जिसकी रिलेवेंसी दिखाई दे वो एक्सटर्नल साइड है। एक्सटर्नल साइड का मतलब बाह्य पक्ष, और वो बाह्य पक्ष वर्तमान समय में ज्यादा प्रबल होता चला जा रहा है। सही बात। और मैं क्या कहता हूँ? मैं कह रहा हूँ किसी भी देश के अंदर, यूं समझ लो, अगर किसी भी देश के अंदर धर्म का बाह्य पक्ष प्रबल हो चुका होगा, ये समझ जाओ वो देश पतन की तरफ जाएगा। उस देश का पतन होना निश्चित तय है उसका। उसकी इकोनॉमिक कभी ग्रोथ नहीं करने की, क्योंकि देश के मुद्दे वही बन जाने वाले। राजनीति में भी वही झलकते दिखाई देंगे, लोग भी उन्हीं मुद्दों को वोट देंगे। समझ गए? तो कैसे ग्रोथ कर लगा देश? बात समझ में आई बात? तो वर्तमान समय हमारे देश की यही स्थिति है जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं। तो हमारे यहाँ धर्म के 2 पक्ष हो, एक आंतरिक पक्ष, एक हमारे पास बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष वर्तमान समय में ज्यादा प्रबल है, आंतरिक पक्ष का सभी धर्मों के अंदर गौण हो चुका। पूरी दुनिया में लगभग मोटे मोटे तौर पर 8 के आसपास धर्म, 8 के 8 धर्म, तो यूं समझ जाओ कोई भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। आंतरिक पक्ष सब गायब हो चुका। जो सिखाना चाहिए तो सिखा नहीं रहे। समझ में बात क्या? जो सिखाना चाहिए तो सिखा नहीं रहे। सिखा रहे क्या? बाह्य पक्ष। बेटा अपने मंदिर के लिए लड़ जाओ तुम, बेटा अपनी मस्जिद के लिए लड़ जाओ तुम, बेटा अपने यहाँ चर्च को तुम बढ़ावा दोगे। अरे क्या सिखा रहे हो सर? पूजा पत्ती कैसे करोगे? 10 व्रत रखोगे तो ये हो जाएगा, 8 व्रत रखोगे तो ये हो जाने वाला, इतनी चीज करोगे तो तुम्हारा पेपर निकल जाने वाला। ये सब क्या है? ये बाह्य पक्ष, एक्सटर्नल साइड है। इंटरनल साइड पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और लोग इसमें तो लिप्त रहते हैं। लोगों यही तो कंटेंट है उनके लिए, इसमें मजा आता हूँ। तो ये समस्या हमारे देश के अंदर अभी समझ में आया बात है? वो सब गायब हो चुका। हमें कैसे पता? हम तो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहोगे तो पता रहेगा हम क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। कंपेरेटिव स्टडी करते हैं,
कंपेरेटिव तुलना करके कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, फिलोसफी पढ़े थे हम, समझे? ये दिक्कत है भाई। आ जाओ, भारत में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता का अंतर देख लो क्या है। देखो, राज्य में धर्म को स्वीकार किया जाता है, राज्य में राज्य व्यवस्था का संचालन धर्म से संबंधित बिंदु और सिद्धांतों के आधार पर नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हो यूं नहीं है कि हिंदू धर्म के अंदर जो बातें लिखी हुई उसी के आधार पर धर्म का संचालन हो रहा है, मुस्लिम धर्म के अंदर जो बातें लिखी हुई उसी के आधार पर, उन बिंदुओं के आधार पर देश का संचालन हो रहा है। राजनीति इस तरह ही काम कर रही है, वहां से राजनीति तो काम कर रही, कार्यपालिका भी उन्हीं बिंदुओं पर काम कर रही, उन्हीं सिद्धांतों पर साफ मना कर रखा है। और हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता से बड़ी चीज है हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता, ठीक है? हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता और ये पंथ निरपेक्षता बहुत अंतर हो, आज तुम जानोगे। हमारे देश के संविधान में पहले धर्मनिरपेक्षता था, हमने उल्टा से पंथ निरपेक्षता कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है जो समझते हैं। भारत में पाई जाने वाली बता कौन थी धर्मनिरपेक्षता? भारत में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को, भारत में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता। तो भारत, चलिए क्या हो रहा है, भारत में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता, यदि पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता, तो भारत में पाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता देखो क्या लिखा हुआ, भारत में धर्मों के साथ साथ उनसे संबंधित पंथों के आधार पर भारत तटस्थ बना रहेगा, पंथों का भी सम्मान करना। भारत यूनियन कभी एक पंथ को बढ़ावा देना स्टार्ट कर देगा कि इस पंथ के लोग, ये कबीरपंथी होगी, कबीरपंथी लोग, ये इनके हिसाब से देश चलेगा ना, उस पर भी तटस्थ बने रहना, समझ गए? राज्य सरकारों को, ठीक है, राज्य में तो देश की सरकारों को, पश्चिमी देशों में धर्म के आधार पर तथा पश्चिमी देश तटस्थता का अनुपालन करते हैं। पश्चिमी देशों में धर्मों के आधार पर पश्चिमी देश तटस्थता का अनुपालन करते हैं। हम पंथों का भी अनुपालन करते हैं, पंथों को भी तटस्थ बने रहते हैं हमारी सरकार। सोच लो कितनी गहराई में जाकर हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता, यही खास बात है पश्चिम देशों की पंथ निरपेक्षता और हमारे देश की पंथ निरपेक्षता में यही अंतर है, हम उनसे भी एक डिग्री आगे, उनके हम पंथों का सम्मान नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले पता क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ये हुआ था, मानो हिजाब एक तो हिजाब हो ना, फ्रांस के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर सरकार ने बैन लगा दिया था कि महीना यहाँ हिजाब नहीं पहन सकती, जो मुस्लिम महीना है। हमारे यहाँ देखो साफ मना कर दिया, हिजाब पहन कर जहाँ जाना जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जो जाओ तुम जिस हिसाब से तुम जी सको इस हिसाब से जियो। तो बात अलग है, हमारे यहाँ भी स्थिति बदल रही है। आजकल हाई कोर्ट भी ऐसे फैसले सुना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर तुम सच में पंथ निरपेक्ष बने रहना तो ये हो सेकुलरिज्म का मतलब हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीना, सम्मान तो जीने का अधिकार है, क्यों नहीं है? माय नेम इज खान पिक्चर देखना कभी जाकर टाइम लगा, उसमें लड़की का वो हिजाब नहीं हटा देता उसने, समझ नहीं बात है? तो व्यक्ति क्यों नहीं जीना चाहिए? अपनी मर्जी अपने हिसाब से जीवन हो, उसके धर्म के अनुसार जीना चाहिए। हाँ, अगर उसके धर्म के अंदर रूढ़िवादिता है और वो गलत तो फिर उसका सबको विरोध करना चाहिए। पश्चिम देशों में धर्म के आधार पर पश्चिमी देशों देश तटस्थता का अनुपालन करते हैं, लेकिन हम उनसे भी एक डिग्री आगे। हमारी पंथ निरपेक्षता इस लेवल की पंथ निरपेक्षता हमारी, इसलिए हम सेकुलरिज्म। लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब भाई? राज्य में संविधानवाद। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हो? संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, विधि के शासन की संकल्पना, तटस्थ नौकरशाही, स्वतंत्र न्यायपालिका, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की या राज्य इन्हें प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक है, कि भारत लोकतांत्रिक है। इसका क्या मतलब? कितनी चीज़ें साथ है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, वो भी मैंने पहले समझाया तुम। आर्थिक न्याय होना चाहिए, ये भी मैं कई बार डिबेट कर चुका। राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, लैंगिक न्याय, दुनिया की लड़का लड़की में भेदभाव चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। विधि के शासन की संकल्पना होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति रूल ओपलो होना चाहिए, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए कानून से, समझ आएगी बात है। तटस्थ नौकरशाही होनी चाहिए। तटस्थ नौकरशाही का क्या मतलब? वो न्यूट्रल, जो नौकरशाही ना IAS PCS अधिकारी बनते हैं, ये कभी एक पार्टी के नहीं होना चाहिए, इन्हें न्यूट्रल बना रहना पड़ेगा। एक ही पद पर, उच्च पदों पर आसीन होते वक्त अपनी विचारधारा को अपने अंदर ही संजो कर रखना पड़ेगा। आंतरिक रूप तो तुम किसी पार्टी को पसंद करते, बाह्य रूप तो नहीं करना पड़ने का, तुम्हें याद रखना बात है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका जुडिशियरी पर किसका दबाव नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी हमारे देश के अंदर शासन कर रही हो, सही बात है। तो हम कहेंगे वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सब चीजें हमारे देश के अंदर मौजूद है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, समझेंगे बात क्या? क्या लिखा हुआ लोकतंत्र का मतलब? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, विच इज नोन एज अ डेमोक्रेसी। इसी चीज को तो लोकतंत्र कहते हैं।
लोगों का जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ थी? भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, किसकी आजादी? वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक। गणराज्य, रिपब्लिक का क्या मतलब? वो संवैधानिक प्रमुख दो प्रकार का होता है, एक तो राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक हो। देश का जो संवैधानिक प्रमुख हो, कितने प्रकार का हो? दो। एक तो हमारे पास राजतंत्रात्मक वंशागुणुत जिसे कहते हैं। वंशागुणुत का मतलब उसका बेटा था राजा, फिर उसका बेटा राजा बन जाओ, उसका बेटा राजा बन, ये नहीं है मैंने। गणतंत्रात्मक का मतलब, गणतंत्रात्मक मतलब गणराज्य, गणराज्य का मतलब चुनाव होगा उसका, चुनाव होने के बाद वो पद बैठेगा। राजतंत्रात्मक इस प्रकार की व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, जब तक राजा बना रहो। यही नहीं माना, पहले तो हमारे यहाँ हमने हटा दिया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या हो? इस प्रकार की व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख का कार्यकाल निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। राष्ट्रपति 5 साल का हो तथा संवैधानिक प्रमुख का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता उसका, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता। उदाहरण स्वरूप भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, भारत में संवैधानिक प्रमुख का राष्ट्रपति का होता नहीं। वही तो बात बताई मैंने तुम्हें, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और क्या है क्वेश्चन? पीसीएस में पूछा सवाल, क्या सवाल है उसे समझते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कितने शब्दों में लिखने? 20 शब्द। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था, यूनिटरी जिसे, उन 20 शब्दों में लिखना तुम। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद क्या क्या समझते हैं? फिर 50 शब्दों में। समाजवाद के बारे में इतना बड़ा पाठ पढ़ा गया मैं तुम, उस समाजवाद के साथ साथ तुम कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी भी बता दियो, आराम से 50 शब्द हो जाएंगे तुम्हारे। क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय, संशोधनीय? स्पष्ट कीजिए। 125 शब्द लिखना। प्रस्तावना में होता परिवर्तनीय, दो विचार इसे लेकर परंपरागत विचार होंगे, अब उस दूसरे राजनीतिक विचार, दोनों का पूरा चार्ट बना के एक तरफ काम समाप्त। इसका भी भारतीय संविधान के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के उद्देश्य, इतने सारे पॉइंट बताए थे मैंने तुमको। भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम? 5 प्रकार के, एक तो कुछ हमारे आदर्श है, कुछ आकांक्षा है हमारे। 5 प्रकार के आदर्श हमारे पास, 4 प्रकार के आकांक्षा। उन्हें छाप दो जाके, यहाँ उत्तर तैयार तुम्हारा। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ये हमारा पहला चैप्टर। यहाँ से भारत का संविधान स्टार्ट होगा, अनुच्छेद 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है? आर्टिकल 1 हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, ठीक। हमारे संविधान की प्रस्तावना खत्म हुई, बोलो स्वाहा। ठीक। अब हम आगे बात करेंगे भाग 1 पर।